you know that making more profit is the main motive of every businessman. So for earning more profit, there is need to run organization smoothly. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी स्मूथली रन करेगा जब आपका मैनेजमेंट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन होगा. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रीवा क्लासेस. माय नेम इज़ वर्षा. Fuel, फादर ऑफ मैनेजमेंट, ही डेवलप 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. एंड ये 14 प्रिंसिपल्स जो हैं मैनेजमेंट के, उनका यूज़ करके हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छे वे में रन कर सकते हैं. सो टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सो लेट गेट स्टार्टेड. इन विच फर्स्ट वन इज़ डिविजन ऑफ वर्क. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जो होल टास्क होता है, जो होल वर्क होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, हम उनको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. और जो एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, उनकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, उनका क्या एक्सपीरियंस है उस वर्क को लेके, उस टास्क को लेके, इस बेसिस पे उनके टास्क को डिवाइड करके उनको दिया जाता है ताकि वो जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हों, जिस वर्क को लेके उनकी जो कैपेबिलिटी है उस वर्क को करने की, वो उस टास्क को अच्छे तरीके से कर सके. तो डिविजन ऑफ वर्क में क्या होता है कि जो द पर्सन हु इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर द पर्टिकुलर जॉब इज़ अपॉइंटेड. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन. Second one is authority and responsibility. Authority means power to take decision and responsibility means obligation to complete the job assigned on time. अगर आप किसी भी पर्सन को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्सन को ये कहते हो कि 1000 यूनिट्स आप 1 वीक में प्रोड्यूस करके हमको दो, लेकिन आप उनको रॉ मटेरियल परचेज़ करने के लिए वो अथॉरिटी नहीं देते हो कि वो जा कर के रॉ मटेरियल परचेज़ करके आए. तो इस कंडीशन में जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो यूनिट्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. सो देर इज़ वेरी नेसेसरी, इफ़ एनीबडी इज़ गेटिंग अथॉरिटी, ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो. इन थर्ड वन इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन, ऑब्वियस सी बात है, हम सब जानते हैं कि डिसिप्लिन क्या होता है. तो डिसिप्लिन रिफर्स टू जनरल रूल्स रेगुलेशन फॉर सिस्टमैटिक वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उन लोगों को जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्या रूल्स है, रेगुलेशन है, उसके क्या उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उन सब को फॉलो करते हुए अपने वर्क को, अपने टास्क को कंप्लीट करना चाहिए. यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना चाहिए. किसी भी तरह का उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में. फोर्थ वन इज़ यूनिटी ऑफ कमांड. प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. According to this principle, an employee should receive order from one boss only. क्योंकि अगर वो रिसीव करेगा ऑर्डर्स बहुत सारे बॉस से, तो वो कंफ्यूज्ड हो जाएगा और वो देन ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट हुज ऑर्डर्स मस्ट बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट. सो दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन वन बॉस ऑन वन सबऑर्डिनेट. फिफ्थ वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. दिस प्रिंसिपल मीन्स वन यूनिट मीन्स वन प्लान. For example, if an organization is producing different kind of products, for example कॉस्मेटिक्स के साथ भी वो ऑर्गेनाइजेशन डील करता है, उसके भी प्रोडक्ट्स बनाता है, मेडिसिन्स के साथ भी डील करता है. तो ये दोनों जो अलग अलग टाइप के बिजनेस हैं, इनके अलग अलग मार्केट्स होते हैं, इनके अलग अलग बिजनेस इन्वायरमेंट होते हैं. So the purpose of unity of direction is to direct the efforts of an employee of one department in achieving the main objective of that department. हेनरी फ्यूल, द फादर ऑफ मैनेजमेंट, उन्होंने ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स बताए हैं मैनेजमेंट के कि अगर आप कोई भी एम्प्लॉयर अगर उसको सीरियसली फॉलो करता है तो वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे वे में रन कर सकता है. सो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. दिस प्रिंसिपल इज़ अबाउट कि अगर जो वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो वो अपने इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वर्क ना करें, बल्कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव है उसको अचीव करने के लिए अगर वो वर्क करते हैं तो उनकी जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली अचीव कर सकते हैं. तो इसमें यह है कि अगर जो वर्कर्स हैं वो खुद के सेल्फ इंटरेस्ट को प्रायोरिटीज़ ना दे करके जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव है उसको प्रायोरिटी दें, उसके लिए वर्क करें. इससे क्या होगा कि देयर शुड बी नो चांस ऑफ इग्नोरेंस, केयरलेसनेस और म्यूचुअल क्लैशेस. सेवेंथ वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनस. जो हमारे वर्कर्स हैं और जो एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, उनको एक प्रॉपर और फेयर पेमेंट उनके वर्क के बेसिस पे उनको देना चाहिए, जो कि उनको सेटिस्फाई कर सके. जो जैसा वर्क कर रहा है उसको उस तरीके की पेमेंट मिले. इससे क्या होगा कि इट हेल्प्स देम टू वर्क प्रॉपरली एंड टेंशन फ्री इन द एंटरप्राइज. So next principle is principle of centralization and decentralization.
Centralization means restriction of authorities to some people and decentralization is the disintegration of authorities to more person. फ्योल का ये कहना था कि जो कंपनी है ना तो उसको कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए और ना ही कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए. सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज्ड सिंपल मीनिंग में हम क्या सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो कि जो अथॉरिटीज़ है उसको कुछ पर्सनस में डिवाइड करना वो सेंट्रलाइजेशन हो गया. और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कि जो हमारी जो अथॉरिटीज़ है उसको थोड़ी ज़्यादा पर्सनस में उसको जो अगर बहुत सारी अथॉरिटीज़ है तो उसको कुछ ज़्यादा पर्सनस में उसको डिवाइड कर देना, दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन. तो फ्योल का ये कहना था कि जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कम्प्लीटली कंपनी में नहीं करना चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. So next principle is principle of scalar chain. It is a chain according to which the information flows systematically between the management and the workers. All the orders, instructions, messages, requests, explanation, etc. are communicated between them. ये एक तरीके का चेन होता है जिसको फॉलो करना चाहिए एंड फ्योल इंसिस्ट दैट दिस चेन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली इन द ऑर्गेनाइजेशन. According to this principle, if E wants to contact with O, then he has to follow the chain. So he has to move through D, C, B, A, L, M, N, then O. यहाँ पे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट आप नहीं कर सकते हो. अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन फ्लो करनी है, अगर आपको O से कांटेक्ट E को करना है तो वो ये फॉलो करेगा चेन, तब उससे कांटेक्ट करेगा. लेकिन अगर कोई अर्जेंसी है या कोई अर्जेंट मैसेज पहुंचाना है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी उसको कर सकते हो, जिसको कि हम गैंग प्लैंक कहते हैं. So next principle is principle of order. Principle of order. Here order doesn't mean command. It means that there should be proper arrangement and orderly arrangement of all the factors of production, that is labor, location, site, machines, raw materials, equipment, etc. economically and in the best possible way. इससे ये क्या होगा कि अगर आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्डरली उसका अरेंजमेंट करोगे तो इससे एक तो आपका टाइम बचेगा और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो बहुत ही स्मूथली होगा, स्मूथ वर्क करेगा. नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. इट मीन्स काइंड फेयर ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज़. जो भी आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं उनके साथ आप एक ही जैसा बिहेवियर रखो, सबको आप एक ही जैसा समझो. उनके जो भी ग्रेड पे हैं वो किस ग्रेड पे हैं, किस पोजीशन पे हैं, क्या जेंडर है उनका, इन सारे चीज़ों को ना मैटर करते हुए सबके साथ आप एक जैसा बिहेव करोगे तो जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके वो आपसे खुश होकर के वो सारे जो अपना मैक्सिमम एफर्ट है वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में लगा देंगे. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. Next one is stability of tenure of personnel. It refers to no frequent termination and transfer of employees. The management must provide the feeling of job security among the employees. क्या होगा कि जो आपके वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जो एफिशिएंसी लेवल है वो इम्प्रूव करेगा और जो टाइम और रिसोर्सेज में भी वेस्टेज नहीं होगा, टाइम और रिसोर्सेज भी आपका बचेगा. नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. इस प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट है वो अपने एम्प्लॉयज़ को ये अपॉर्चुनिटीज़ दें कि वो भी अपने आइडियाज़ और एक्सप्रेस किसी भी चीज़ को लेकर के वो ऑर्गेनाइजेशन में आइडियाज़ और व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं. कि फॉर एग्जांपल कि अगर कोई मैनेजर है वो कोई प्लान सेटअप करने जा रहा है तो अगर उस प्लान को लेकर के कोई भी एम्प्लॉय उस पर सजेशन देना चाहता है तो मैनेजर उनकी बातों को भी सुने, उनके सजेशन को भी एक्सेप्ट करे और देन उस प्लान को जो है implement करे. But once the plan is made, every employee must follow it. Or it helps to develop feeling of belongingness in employees. So the last principle is esprit de corps. Esprit de corps means union is strength, the spirit of cooperation. फ्योल इंसिस्ट ऑन टीम वर्क. एंड इस प्रिंसिपल में बताया गया है कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो खुद को एक टीम का पार्ट समझें और जो अब उनके एफर्ट्स हैं उसको उस टीम के गोल को अचीव करने में लगा दें. बिकॉज टीम कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ ऑलवेज बेटर एंड मोर देन इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन. तो एक टीम बनकर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना चाहिए और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करनी चाहिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. If you found my video useful, please share this video with your friends. Thank you.